दोस्तों, शेफाली जरीवाल की मृत्यु ने बहुत सारे सवाल खड़े करके रख दिए हैं हमारे देश की जनता के सामने। हालांकि उसको लेकर मीडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो काफ़ी हद तक इंसेंसिटिव था, लेकिन स्टिल शेफाली जरीवाल की जो मृत्यु हुई है उसके कारणों के ऊपर बात करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह की चीज़ें भारत में हो रही हैं या एक हद तक दुनिया में हो रही हैं, उनने कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंका, एक डर पैदा कर दिया। शेफाली जरीवाल, जिनकी की मृत्यु 42 साल थी, फिट थी, खाना पीना सही था, जिम वगैरह जाती थी, योगा करती थी, और उसके बावजूद भी सडनली कुछ ऐसा उनके साथ में हो जाता है कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देती। न जाने कितने ख्वाब थे जो उनके अधूरे छूट गए। तो ऐसे में उनकी मृत्यु के कारणों के ऊपर बात करना तो बनता है, लेकिन अभी तक चीज़ें क्लियर हो नहीं पाई हैं, और जो फैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं, जिसमें कि एंटी एजिंग दवाइयों को लेने की बात बार बार की जा रही है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि आज की तारीख में जब लोग पूरे टाइम फिल्टर्स के नशे में डूबे रहते हैं कैमरा के, तो वो असल ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं उसी फिल्टर की तरह परफेक्ट दिखना चाहते हैं। और उसी फिल्टर की तरह परफेक्ट दिखने की चाहत के बीच में अगर आपके पास में पैसा हो, तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिससे कि आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। अब इसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज की तारीख में एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स की बात भी होने लगी है। तो ऐसे में एक-एक करके ज़रा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ फाइंडिंग्स अभी तक निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहले तो शेफाली जरीवाल कांटा लगा गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। उस समय पे भी वो गाना काफ़ी फेमस हुआ था और आज भी लोगों के ज़हन में ज़िंदा है। कहीं न कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो फ़िटनेस को लेकर हमेशा ही सजग रहती थी। लेकिन जिस प्रकार से उनकी सडनली कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई है, उसने लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक में डाल दिया है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि यार वो तो बहुत ज़्यादा फिट थी। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में बात सुन लीजिए कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों ही अलग होते हैं। ये कई लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे दिल की जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के कारण ब्लॉक हो जाती हैं, तब हार्ट अटैक आता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट इससे काफ़ी अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट होता है, इसमें जो आपका दिल होता है वो सडनली धड़कना बंद कर देता है, चाहे आप फिट ही क्यों ना हो। अब ये जो कहानी अगर आपको समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं एंटी एजिंग को लेकर जो बात चल रही है। दरअसल शेफाली के बारे में कहा जा रहा है कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थी पिछले करीब 5-8 सालों से, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उन्होंने एक इंजेक्शन लिया था फास्टिंग के दौरान, जो कि काफ़ी रिस्की बताया जा रहा है। अब देखिए, फास्टिंग और इंजेक्शन का जो ये रिस्क की बात की जा रही है, आप जरा इसके कॉम्बिनेशन को समझिए। दरअसल फास्टिंग हम लोग बात करते ही हैं, आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह की बात चल रही है कि भाई 16 घंटे आप फास्टिंग करिए, 1 घंटे 8 घंटे आप खाना खाइए। तो फास्टिंग के साथ में एंटी एजिंग इंजेक्शन लेना काफ़ी डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकता है, इस बारे में बात कही जा रही है, क्योंकि इसके कारण बॉडी के ऊपर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो ये ट्रीटमेंट्स जैसे कि हार्मोन थेरेपी होती है, बोटॉक्स डर्मल फिलर्स होते हैं, या फिर आईवी न्यूट्रिशन होता है, ये बॉडी के एजिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्लो करने का काम करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल चीज़ को अगर हम रोकने की काम करेंगे तो उसका बॉडी के ऊपर तो एक नेगेटिव स्ट्रेस पड़ता ही है। भाई, आप अगर नेचर्स कॉल जो हमको आता है, अगर उसी को आप रोकने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी की क्या हालत हो जाती है थोड़ी देर में, आप समझ ही सकते हैं। तो फिर ये तो आप बॉडी की एक बहुत ही बड़ी नेचुरल प्रोसेस को आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो या स्लो करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि एंटी एजिंग के बेनिफिट्स की भी बात की जाती है। भाई, अगर आप सिनेमा से या एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो इन ट्रीटमेंट से आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, रिंकल्स कम होते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है, इन कारण से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये कहना गलत नहीं होता कि आपकी जो बायोलॉजिकल एजिंग है वो बहुत हद तक स्लो हो जाती है, लेकिन इसके साथ में काफ़ी सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, हार्मोन थेरेपी या फिर अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट से जो दिल की बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, स्ट्रोक होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो हो सकते हैं, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब आप इतनी बड़ी चीज़ को साथ में लेकर चलने की बात करते हो, तो उसके साथ में अपने रिस्क इन्वॉल्व रहते ही। इसके अलावा अनरेगुलेटेड क्लिनिक्स भी काफ़ी डेंजर होते हैं। दरअसल नॉन सर्टिफाइड क्लिनिक्स या फिर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूज़ करना, जो कि काफ़ी केसेस में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, उनको यूज़ करना हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, और हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के बिना हो रहा हो तो, है ना? इसके अलावा एक एपिलेप्सी फैक्टर की भी यहाँ पर बात की जा रही है। दरअसल शेफाली को 15 साल से एपिलेप्सी था। ये आप कह सकते हैं कि एक सडन डेथ का एक और पॉसिबल कारण भी हो सकता है, क्योंकि सीजर्स के ड्यूरिंग या आफ्टर कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है कि ऐसा होता है। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
इसके अलावा लोगों ने तो फाउल प्ले तक की भी बात कर डाली, मतलब इनसेंसिटिव चीज़ें जब होती हैं तब इस तरह की बातें आती हैं सामने। तो अभी तक फाउल प्ले या फिर कुछ भी गलत तरीके से कुछ होने का कोई एविडेंस मिला नहीं है। पुलिस के द्वारा तो ये खबर भी निकल कर आई थी कि इसी चीज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए पोस्टमार्टम भी 2 बार करवाया गया था। तो इसीलिए अब पुलिस की जो पूरी जाँच है वो कहीं न कहीं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट और एपिलेप्सी के इर्द-गिर्द ही घूम रही है। इसके अलावा अगर हम लोग मेडिकल रेगुलेशंस की बात करें इंडिया में, एंटी एजिंग से संबंधित, तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के जो ड्रग्स होते हैं और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर रेगुलेटेड है और इन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मतलब आप किसी बंगाली बाबा के थ्रू जाकर इन सब चीज़ों को ले नहीं सकते। इन सब के अलावा हार्मोन थेरेपी या फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है ताकि साइड इफेक्ट्स के लिए क्लिनिक रिस्पॉन्सिबल ना हो। भाई ऑब्वियस ही बात है, इतनी बड़ी जब आप चीज़ आप करने जाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स निकल कर आते ही हैं। एंड इन्हीं साइड इफेक्ट्स के कारण जो आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो क्लिनिक के ऊपर ना है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, जिसमें कई लोगों की अगर दाढ़ी नहीं आती, जैसे ये आप मेरी दाढ़ी देख रहे हो, ऐसी दाढ़ी नहीं आती है, तो लोग दाढ़ी भी आजकल ट्रांसप्लांट करवाते हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो दाढ़ी भी लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो उसके कई बार एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो क्लिनिक पहले ही लेने से मना कर देता है एक कंसेंट फॉर्म भरवा कर। अरे ये तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह की बात कर रहा हूँ भाई, अगर आप हॉस्पिटल में कोई एक ऑपरेशन भी करवाने जाते हो ना, उन केसेस में भी जो परिजन होते हैं, अगर पेशेंट होशो-हवास में नहीं है, तो जो परिजन होते हैं उनसे एक फॉर्म बाकायदा साइन करवा लिया जाता है कि जी ऐसा है कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इन सब के अलावा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंडर रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे अल्कोहल या सिगरेट के एड्स भी, इसके ऐड भी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। मतलब मौजूद है चीज़, लेकिन इसके बारे में आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। ये भी हमारे सरकार की एक नीति के अंडर में आता है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की बात करें तो इसके ऊपर डॉक्टर्स का कहना है कि फास्टिंग और इसके साथ में जो इंजेक्शन की बात सामने आ रही है, ये कॉम्बो शायद कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट का एक कॉज बना है। पर एग्जैक्ट रीजन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा ये है शेफाली के बारे में इतनी बातें करने का, इतना जिक्र करने का। फैंस और सेलिब्रिटीज जैसे कि मिक्का सिंह लिटरली शॉक्ड में है और लोग कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की फिलहाल डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल टूल हो चुका है कि इन्फॉर्मेशन आग की तरफ फैलती है। शेफाली की जब मृत्यु की खबर निकल कर देर रात में आई तो वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैली, हर कोई हैरान था कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है या क्या हो गया है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे जो ना सिर्फ फिजिकली फिट था, बल्कि हर तरीके से जो आप एक पैसा खर्च करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप कुछ भी जो प्रयास कर सकते हो, आप वो सब कर रही थी मैडम। और उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोगों में एक शॉक आता है कि भाई आखिर ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे संभव हो गया। तो इसीलिए लोग इस समय इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि भाई किस तरीके से पूरी घटना हुई है। देखिए, 28 जून को शेफाली जरीवाल, जो कि एक बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना पहचाना नाम है, उनका अचानक निधन हो जाता है। बताया जाता है कि एक्ट्रेस की जो मृत्यु है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। शनिवार को उनका परिवार और करीबी दोस्तों ने उनका अंतिम संस्कार भी किया। हालांकि मुंबई पुलिस इसी बीच उनकी मृत्यु का असली कारण ढूंढने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। एक्ट्रेस की मृत्यु कब और कैसे हुई, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अब निकलकर धीरे धीरे सामने आई है। 27 जून के दिन शेफाली जरीवाल ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी थी, जिसके लिए उन्होंने उपवास भी रखा था। उपवास के बावजूद एक्ट्रेस ने अपनी एंटी एजिंग दवाइयों और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का भी एक डोज लिया था। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्यूटीथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट अमीनो एसिड है जो कि लिवर की परेशानी को ख़त्म करने और स्किन के रंग को निखारने में काफ़ी मदद करता है। ये बॉडी में जो मुक्त कण होते हैं उनसे भी आपको छुटकारा दिलाता है। लेकिन ये इंजेक्शन सेफ तभी होता है अगर इसे एक स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रोफेशन की देखरेख में दिया जाए। अगर इन्हें गलत तरीके से लगाया जाए तो इससे खासा नुकसान हो सकता है, एलर्जी हो सकती है और काफ़ी बुरे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स का सीधे तौर पर कहना है कि इन दवाइयों के अलावा शेफाली मल्टीविटामिन्स भी ले रही थी और स्किन को निखारने के लिए कोलेजन का इस्तेमाल भी कर रही थी। 27 जून की रात करीब 10:30 बजे वो बेहोश हुई। इस दौरान उनकी बॉडी कांप रही थी। इसके बाद एक्ट्रेस को अंधेरी पश्चिम के बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया और उनके परिवार को सलाह दी कि वे इन्हें विले पार्ले के कूपर हॉस्पिटल में ले जाएं। अंबोली पुलिस स्टेशन को इसकी इन्फॉर्मेशन रात करीब 11:15 साढ़े 11 बजे दी गई।
पुलिस की एक टीम कूपर हॉस्पिटल 11:45 बजे पहुंची। सरकारी डॉक्टर्स की एक टीम ने शेफाली जरीवाल के बॉडी का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने प्रोसेस के मुताबिक पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी। एक्ट्रेस की बॉडी में से उनकी आंत को संरक्षित कर लिया गया है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए उसे मुंबई के कलीना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में केमिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा है कि वे डॉक्टर्स को शक है कि उपवास रखने और उपवास के दौरान दवाइयां लेने के कारण ही उनके बीपी में भारी गिरावट आई और उससे उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, तो पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी फिलहाल आना बाकी है, जिसमें 2 से 3 दिन का समय तो पक्के तौर पर लगेगा ही। लेकिन एक्ट्रेस की आंत का जांच काफी लंबे वक्त तक चल सकता है, जिससे कि 50 से 90 दिन का पीरियड इसमें बताया जा रहा है। पुलिस ने शेफाली के पति, परिवार के सदस्य, घर के हेल्पर्स, करीबी दोस्तों और परिवार के करीब 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लेकिन किसी ने भी किसी गड़बड़ी या फिर अप्राकृतिक वजह के शक की फिलहाल कोई शिकायत नहीं करी है। अम्बोली पुलिस में ये मामला एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि आमतौर पर अप्राकृतिक मृत्यु या फिर उस कंडीशन में मृत्यु के मामलों में होने वाली प्रक्रिया में एक तरीके से माना जाता है जब मृतक का किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं चल रहा था और उसकी घर पर ही मृत्यु हो गई हो, तब इसी तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं। फॉरेंसिक की टीम को शेफाली के घर से 2 एंटी एजिंग दवाओं के डिब्बे भी मिले हैं। फॉरेंसिक की टीम ने शेफाली के कपड़ों और गद्दों और चादरों की भी जांच करी है। तो यहाँ पर एक तरीके से पुलिस अपनी तरीके से पूरा जो भी जांच वो कर सकते हैं वो लोग वो कर रहे हैं। एंड अब सवाल यही उठता है कि क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आती है। लेकिन ये एक तरीके से अवेयरनेस के लिए भी बात कह सकते हैं हम लोग कि आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें आप उतने हल्के में नहीं ले सकते हैं जितने हल्के में आप लेना पसंद करते हैं।